बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिलाखिर आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन आ गया। काफ़ी लंबा काम हो गया था और बहुत सारी चमगोइयाँ हो रही थी। पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उन सारे लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि नोटिफिकेशन ही बिलाखिर आया। तो आसिम मुनीर साहब अब आर्मी चीफ भी हैं, फील्ड मार्शल भी हैं, CDF भी हैं, ताहयात इस्तिस्ना भी है उनके पास, ताहयात मुराद भी है उनके पास। अब आ जाए आसिम मुनीर साहब ने क्या कहा फौरी तौर पे, जो उनका पहला स्टेटमेंट आया वो क्या है। चीजें बेहतरी की जानिब जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। और कहा जी सब ठीक है और सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, ये फील्ड मार्शल ने कहा। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं कि फील्ड मार्शल के लिए जो बड़े चैलेंजेस होंगे आसिम मुनीर साहब के लिए वो क्या होंगे। पहला बड़ा चैलेंज जो इनके लिए है वो है इमरान खान को तोड़ना, इमरान खान को कमजोर करना, उसे डरा हुआ दिखाना या इमरान खान साहब को शिकस्त देना। यह काम वो गुज़िश्ता 3 साल में नहीं कर पाए। इन गुज़िश्ता 3 सालों में दर्जनों लोग कत्ल हो गए सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों। 1 लाख से जायद घरों के ऊपर जो है चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। 25-30 हजार बंदा इन्होंने गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डाल दिया। इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया, भांजों को गिरफ्तार किया, फौजी अदालत में एक भांजे का केस चलाया, बीवी को गिरफ्तार किया, सारी की सारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इसके बावजूद 3 साल से इमरान खान साहब को तोड़ना या कमजोर करना आसिम मुनीर साहब के बस से बाहर रहा। तो क्या अब वो इमरान खान को तोड़ पाएंगे? बड़ा सवाल यह है। तो इमरान खान साहब के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को कभी भी जेल से बाहर नहीं आने देंगे जब तक इमरान खान साहब के पास मकबूलियत है। और इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत को कभी भी तबाह नहीं होने देंगे कोई डील करके। लिहाजा फिर एक ही रास्ता रह जाएगा जो इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं, सड़कों पर आओ। आप देखिए, इमरान खान ने हमेशा सबके लिए मार्जिन रखा, पॉलिटिकल लोग रखते भी हैं। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के लिए भी एक मार्जिन रखा था, कभी नाम लेकर उन पे इस तरह से अटैक नहीं किया था जब तक कि वो ड्यूटी पे थे। बहुत सारे और लोगों के लिए भी इमरान खान साहब ने, नदीम अंजुम के लिए भी एक मार्जिन रखा था, मौजूदा DG ISI के लिए भी इमरान खान साहब ने एक मार्जिन रखा है। लेकिन इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए वो मार्जिन नहीं रखा। वो इस बात पे कंफर्म है इमरान खान साहब कि ये आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा, हम वो 2 तलवारें जो एक नियाब में नहीं रह सकती, और अगर मैंने बाहर आना है तो सड़कों पे मुजामत के जरिए से ही बाहर आना है। तो इमरान खान साहब ने सड़कों पे मुजामत का जो रास्ता अवाम को दिखाया है, वही एक रास्ता रह जाएगा इमरान खान साहब के बाहर आने का। नवाज शरीफ साहब को एक बात तो और भी कंफर्म आप कर लें, तो वो नवाज शरीफ साहब को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आने देंगे। उनकी बेटी वजीर आला रहे, भाई उनका वजीर आजम रहे, लेकिन नवाज शरीफ की वो पहले वाली मौजें या उन्हें लगता है कि नवाज शरीफ खुद आ जाएंगे, ये वो शायद नहीं होने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होने देंगे अगर उनमें अकल है तो, क्योंकि उन्होंने देख लिया जो नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में उनके साथ किया। और 26 नवंबर को इमरान खान के बारे में जो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट था उसको अगर आप उठाकर देखें तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब नून लीग उस मैसेज से पीछे हटती जा रही है, लेकिन अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। बीवी को गिरफ्तार किया, सारी की सारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन इसके बावजूद 3 साल से इमरान खान साहब को तोड़ना या कमजोर करना आसिम मुनीर साहब के बस से बाहर रहा। तो क्या अब वो इमरान खान को तोड़ पाएंगे? बड़ा सवाल यह है। दूसरा, मईशत। अब क्योंकि फील्ड मार्शल जिम्मेदारी लेते हैं मईशत की, नॉर्मली ये फौजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो अपना दिफा का काम करता है। लेकिन ये जो फील्ड मार्शल है ये हुकूमत की तरह प्रिटेंड करते हैं, ये ऐसा दिखाते हैं जैसे सारा निजाम ये कंट्रोल कर रहे हैं और इसमें बड़ा फख्र महसूस करते हैं। तो अब मईशत जो है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। SIFC जो है वो नाकामी की एक बड़ी दास्तान बन चुकी है, वहां से कोई कामयाबी कैसे निकले। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कोई नहीं आ रही, बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया है, कम तरीन सरमायाकारी का रिकॉर्ड टूट गया है, महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है, कर्जों का रिकॉर्ड टूट गया है। यानी इतने कर्जे इन्होंने ले लिए हैं कि तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए थे। तो पाकिस्तान के अंदर मईशत का जो भट्टा बैठ गया है उसका इनके पास कोई हल है फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर तीसरा जो बड़ा चैलेंज होगा वो होगा अवामी एतमाद की बहाली। यानी जिस इदारे से इनका ताल्लुक है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, इनकी पॉलिसीज की वजह से अवाम और इदारे के अंदर दूरियां पैदा हुई हैं। ये एतमाद कैसे बहाल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर पॉलिसियां नहीं बदलती तो एतमाद तो बहाल नहीं होगा, और पॉलिसियां बदलने का ऐसा कोई इम्कान भी नहीं है कि आने वाले दिनों में पॉलिसियां बदल जाएंगी। पॉलिसियां तो वही रहेंगी, क्योंकि सोच भी वही रहेगी। और फैसल बाडा ने धमकियां भी लगाना शुरू कर दी कि कल से ये कर देंगे तो वो कर देंगे, जिसने बचना है वो अपने आप को बचा ले, जो समझदार है पता नहीं कौन सी तबाही फेरने लगे हैं पाकिस्तान में। जितनी तबाही फेर दी अब इससे बड़ी और कौन सी इन्होंने तबाही फेरनी है। तो अवामी एतमाद की बहाली एक बड़ा चैलेंज है आसिम मुनीर के लिए। चौथा चैलेंज, दहशतगर्दी का हल। अब जिस तरीके से ये दहशतगर्दी का मसला हल कर रहे हैं, इस तरीके से गुज़िश्ता कई दहाइयों से यह मसला हल नहीं हुआ। दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन की बजाय डायलॉग के अंदर है। आप ऑपरेशन करते हैं, सूबाई हुकूमतों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हैं, फिर आप एक ऑपरेशन करते हैं। अब ये इसके स्टेक होल्डर्स अफगानिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। बेशक हमारी बाढ़ लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा इन्फ्लुएंस है। दहशतगर्दी को अगर कंट्रोल करना है तो कबाइलियों को एतमाद में लेना पड़ेगा, सूबाई हुकूमत को, पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस बेहतर अंदाज में जो सिविलियन है उनके साथ डील करती है। फौज का वो एक्सपीरियंस नहीं होता। लिहाजा दहशतगर्दी की लड़ाई को अगर तो फार्मूला सिर्फ बंदे मारने का रखना है तो फिर ये नहीं जीत पाएंगे और दहशतगर्दी पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है। इमरान खान साहब ने इसका पूरा एक रोड मैप दिया हुआ है जिस पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये बड़ा चैलेंज है दहशतगर्दी का आसिम मुनीर साहब का चौथा बड़ा। और पांचवा, सियासी इस्तेहकाम। ये पहले दिन से आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है कि सियासी इस्तेहकाम आ जाए। बाजवा साहब ने जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया तो उसके बाद से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नापैद हो गया, और उसकी एक बड़ी वजह इमरान खान साहब की जानिब से चलने वाली एक तहरीक, एक मुजामत और अवाम का बड़े पैमाने पर उस तहरीक और मुजामत के साथ जुड़ जाना है। सोशल मीडिया, ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान के अंदर जो साइलेंट सपोर्टर है इमरान खान के बहुत बड़े पैमाने पर, ये इसकी एक बड़ी वजह है। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ नहीं पा रहा, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। और बहुत सारे जो आलमी सतह पर रिपोर्टें आई उनमें यह कहा गया बार बार कि आपको सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा ना। तो ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो पाई अभी तक। सियासी इस्तेहकाम आसिम मुनीर साहब कैसे लाएंगे? सियासी इंतकाम के साथ कभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। उससे आप कुछ अरसे के लिए कुछ लोगों को दबा सकते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को मौका मिलता है वो फिर सामने आ जाते हैं। और इसी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करता, कोई पाकिस्तान में आना नहीं चाहता। इदारों के ऊपर एतबार खत्म हो गया, अदलिया बिल्कुल सरनगू हो गई है, पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो चुकी है, मीडिया जो है वो बिल्कुल कैद हो चुका है, आज़ादी इजहार राय पाकिस्तान में है ही नहीं, इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां। तो ये सारी चीजें आप इकट्ठी करें तो सियासी इस्तेहकाम नहीं दिखाई दे रहा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। छठा एक चैलेंज आसिम मुनीर साहब के लिए यह है कि आलमी सतह पर इंसानी और खवातीन के जो हकूक पामाल किए जा रहे हैं, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, खवातीन के हकूक की पामालियां हो रही हैं, और ये लगातार मारंग बलूच देखें अभी भी वो जेल में है दीगर खवातीन के साथ। हालांकि कराची में अदालत ने उनके ऊपर जो दहशतगर्दी का एक इल्जाम उन पर लगाया गया था कि ये दहशतगर्द है, उसमें उन्हें बाइज्जत बरी किया अभी। इसके अलावा अगर आप ये देखें, यास्मीन राशिद साहिबा, इमरान खान की जो अहलियां हैं वो भी इस वक्त जेल के अंदर है। सनम जावेद है, फलक जावेद है, दोनों बहनें, इनको भी अंदर रखा हुआ है। बहुत सारी दीगर और खवातीन है, इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। मखसूस नशस्तें खवातीन से एक बहुत बड़ा हक छीन लिया गया। तो आलमी सतह पर जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं पाकिस्तान में, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि इससे कैसे आसिम मुनीर साहब निपटेंगे। सातवां इशू यह है कि गंदे अंडों की ब्रांडिंग कैसे करेंगे। यानी जो गंदे अंडे उन्होंने इकट्ठे किए सारे और उनको लाकर इक्तदार में बिठा दिया। अब इनमें अक्सरियत गंदे अंडों की है। इन लोगों ने बहुत करप्शन की है अपने अपने दौर में, और आज तक ये जवाब भी नहीं दे पाए। कवानीन को बदल के टेक्निकल बुनियादों पे इन्होंने अपने मामलात एनआरओ कर करके ख़त्म किए। अब इन गंदे अंडों की ब्रांडिंग कैसे करनी है, क्योंकि आठवां इशू इसके साथ जुड़ा हुआ है कि अब इनके पास 5 साल और हैं, 5 साढ़े 5 साल कहा जाता है। कोई लोग कहते हैं कि 2031 तक जाएंगे, मार्च 2031 तक भी लोग कहते हैं। बहरहाल जहां तक भी जाना है, ये तो अल्लाह ताला जानता है कौन कहां तक जाएगा और कब किसका वक्त खत्म हो जाएगा। मेरा रब ज्यादा बेहतर जानता है। इंसान तो प्लानिंग 100 साल की करता है, तो पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ये मिसरा याद रखिएगा। अच्छा, आठवां प्रॉब्लम ये आएगा अगर तो ये लंबा लिंगर ऑन कर गए कि इलेक्शन में अपने लोगों को दोबारा कैसे जितवाएं। पूरी दुनिया में जो थू थू हुई है 2024 के इलेक्शन पे, क्या दोबारा पाकिस्तान एक ऐसे इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? ये वो बड़े सवालात हैं जो आसिम मुनीर साहब के सामने खड़े होंगे पहले दिन से।
और क्योंकि वो सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं अपने आप को कहते, वो अपने आप को पाकिस्तान का मसीहा बनाकर पेश करते हैं कि मईशत भी मैं ठीक करूंगा, खारजा पॉलिसी भी मैं ठीक करूंगा, पाकिस्तान के समाजी और माशरती मसाइल भी मैं ठीक करूंगा, पाकिस्तान कैसे चलेगा ये भी मैं तय करूंगा, पाकिस्तान की खुशहाली भी मैं लेकर आऊंगा। लेकिन उनका ये काम नहीं है करने का, उनका काम सिर्फ दिफा का है, जो काम पाकिस्तान की फौज अच्छा कर लेती है। तो दिफा का काम ही खाली करते तो बेहतर था। नंबर 2, एक और बड़ी खबर है नादरीन, और ये खबर है आसिम मुनीर साहब के हवाले से। एक और चैलेंज खड़ा हो गया। अमेरिका में 44 रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये जनाब कांग्रेसमैन हैं, ये सारे के सारे 44। इन्होंने जो कांग्रेस मेंबर्स हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा है सेक्रेटरी रूबियो को, मार्को रूबियो को एक लेटर लिखा है इन्होंने, और इस लेटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 तो इन्होंने लिखा जी, ये एक ट्रांस नेशनल रिप्रेशन हो रही है, यानी जो लोग अमेरिका में रहते हैं या ओवरसीज अमेरिकन हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से या पाकिस्तानी एहलकारों की जानिब से, लगातार हरासा किया जा रहा है, या इन लोगों को हरासा किया जाता है या इनकी फैमिली जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको पकड़ा जाता है और उनके ज़रिए से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके ऊपर दबाव डाला जाता है अमेरिका में। तो इसे कहते हैं जी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। अब इस मामले पे इस लेटर ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। इसके बाद जी इसमें मिसाल दी अहमद नूरानी की, सलमान सूफी वगैरह की। अहमद नूरानी के आपको याद होगा ना कि 2 भाई उठा लिए थे और जबरी तौर पे लापता कर दिए थे, उनको टॉर्चर किया गया। जिस हालत में वो वापस आए वो भी हम सब जानते हैं, और अब उन्हें पाकिस्तान से बाहर आने की इजाज़त भी नहीं है। फिर इसी लेटर में जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई पाकिस्तान में, जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ लगातार पाकिस्तान में हो रही, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का जिक्र किया गया, और इमरान खान साहब की जो नाजायज़ कैद है इसका भी इस लेटर के अंदर बाकायदा आवाज़ उठाई गई। साथ में जो पाबंदियाँ, अब इसमें जो मुतालबा है वो ये है कि पाबंदियाँ लगाई जाएँ, असासे जब्त किए जाएँ और कार्रवाई की जाए, और ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बार बार उन्हें टारगेट किया गया इस लेटर के अंदर। और ये 44 लोग हैं कांग्रेसमैन जिन्होंने मार्को रूबियो को ये लेटर लिखा है। ना सिर्फ उन्होंने ये लेटर लिखा बल्कि उन्होंने चंद सवालात भी पूछे हैं और इनका जवाब भी तलब किया है। 17 तारीख तक वो कहते हैं जी 17 दिसंबर तक आप हमें इसके बारे में बता दें ताकि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये जो आखिरी सफ़ा है, क्योंकि ये 4 सफ़ात हैं और इसमें बल्कि ज़्यादा सफ़ात है, इसमें जो पहला सफ़ा है वहाँ से लेटर शुरू हो जाता है, दूसरा और तीसरे के ऊपर ये सवालात हैं, और इसके बाद मज़ीद 4 सफ़े हैं जिनके ऊपर दस्तखत हैं 44 कांग्रेसमैन के। अच्छा, अब जो सवालात इन्होंने पूछे हैं वो ये कि आसिम मुनीर का जो गैर जमहूरी किरदार और आमिराना हुक्मरानी है, क्या अमेरिका आसिम मुनीर और दीगर मिलिट्री ऑफिशियल पर बैन लगाया अमेरिका ने? इसके बाद एक और चीज़ उसमें उठाई, उन्होंने कहा जी कि इनके ऊपर बैन लगाना, पाबंदियाँ लगाना या जो मैग्निट्स्की सैंक्शंस हैं उसका भी इसमें तस्करा किया गया कि वो इन पे लगाई जाएं। नंबर 2 ये उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, यानी इसके अलावा, यानी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसके अलावा और क्या ऐसा है कि जिसकी सूरत में पाकिस्तानी जो मिलिट्री हुकूमत है इसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएं। यानी उन्होंने कहा जी कि ये इतना सारा कुछ पाकिस्तान में हो गया, सारा कुछ उन्होंने लिखा 3 सफ़ात में। फिर उन्होंने पूछा कि जनाब आप बताएं ये सारा कुछ हो गया है और क्या ऐसा हो कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री हुकूमत के ऊपर कोई पाबंदी लगाएं या उनके ऊपर कोई सैंक्शंस लगाएं। फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा कि अमरीकी हुकूमत इस बारे में क्या कर रही है कि अमरीकी शहरी जो पाकिस्तानी भी है ना, ओवरसीज पाकिस्तानी है तो वो अमरीकी शहरी हैं वहाँ पे, क्योंकि जो अमरीकी शहरियों पे जो दबाव डाला जा रहा है उनके ख़ानदानों को पाकिस्तान में महफूज करने के लिए अमरीकी हुकूमत किस किस्म के इकदाम कर रही है, ये भी सवाल उठाया गया। फिर ये भी पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, उससे पहले आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, इन मुलाकातों में क्या ये मामलात उठाए गए जिनका हमने तस्करा किया लेटर में, और अगर उठाए गए तो इनका फॉलोअप क्या है, किस किस्म की पाबंदियां लगवाई गई या लगाई गई, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। फिर आखिर में उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर के साथ आप एंगेजमेंट करते हैं तो अमेरिका तो डेमोक्रेसी में मानता है, ह्यूमन राइट्स में मानता है, तो जब आप उनके साथ एंगेजमेंट करते हैं तो ऐसी एंगेजमेंट से जो अमेरिका के जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के हवाले से पॉलिसी है उन उसूलों की खिलाफ वर्जी हो जाती है, क्या नहीं होती, ये भी उन्होंने पूछा। तो अब ये 5 चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। मार्को रूबियो को लेटर आएगा जवाब में तो फिर पता चलेगा कि वो इसका जवाब क्या देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी फ़िलहाल आसिम मुनीर साहब ने वो अचीव कर लिया जो वो अचीव करना चाहते थे,
लेकिन पाकिस्तान ने इसमें क्या अचीव किया? कुछ भी नहीं। अगर आर्मी चीफ कोई और भी आ जाता तो पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा जब पाकिस्तान में मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, जब इंसानी हकूक की पामालियां बंद हो जाएंगी, जब अदलिया आज़ाद हो जाएगी, मीडिया आज़ाद हो जाएगा, जब पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होगा, जब पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, जब पाकिस्तान में 2 नंबरी और फ्रॉड बंद हो जाएगा, जब पाकिस्तान में एहतसाब का एक गैर जानिबदार सिस्टम होगा जिसकी मौजूदगी में करप्शन कोई नहीं कर सकेगा, जब इदारे सियासत में मुदाखलत बंद कर देंगे, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, सिफारिश रिश्वत, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और अपनी मर्जी के बंदे इधर लगाओ उधर लगाओ, जब ये खेल ख़त्म हो जाएगा तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। अभी सिर्फ चंद लोगों की जिनकी तैनाती हैं उनकी किस्मत बदली है, पाकिस्तान की नहीं बदली। नाज़रीन, इसराइली अखबारात ने इंकशाफ किया है और एक ख़ास तौर पे ये इसराइली अखबार मेरे सामने मौजूद है, हेरेट्स, और हेरेट्स ने भी इसके बारे में बताया, इसराइली अखबार ने भी इसके बारे में बताया, इनके जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट लिख रहे हैं। और इससे पहले एक दफ़ा ये रिपोर्ट मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ, ये किसी और ज़रिए से आई थी। अब वो ये बता रहे हैं कि इसराइली सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं अमरीकी पाबंदियों के बावजूद। ये नहीं एक इसराइली कंपनी है, इसका बाकायदा यहाँ पे इन्होंने नाम भी लिखा है, ये स्पाईवेयर फर्म है और इंटेलेक्सा, और ये जनाब एक साबिक ऑफिसर है जो इसको चलाता है। अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है लेकिन इसके बावजूद ये एक्टिव है और पाकिस्तान जो है वो इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा, सऊदी अरब भी कर रहा है और कुछ और जगह पे भी इस्तेमाल हो रहा है, ये इसमें कहा गया। लेकिन पाकिस्तान में जो रिपोर्ट है वो ये है कि दर्जनों अफराद की जासूसी की गई है, इसराइली सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया गया है और जिस कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है। और हाल ही में एक इसका पूरा एग्जाम्पल दिया गया, इस सॉफ्टवेयर के जरिए से वकील का मोबाइल फ़ोन हैक किया गया और उसकी मालूमात सारी हासिल की गई। ये जो नाज़रीन आपको कोई लिंक आ जाता है ना, कभी कभी आपको ईमेल में आ जाए या आपको मोबाइल फ़ोन में आ जाए, इस किस्म का कोई लिंक आपके पास आ जाए, चाहे वो खबर की सूरत में आए या आपकी अपनी खबर की सूरत में आए, तो आपने वो खोलना नहीं है जब तक कि आपको पूरा यकीन नहीं है। बाद औक़ात आप किसी लिंक को खोलते हैं, आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। लिहाजा इसके लिए एक आसान तरीका मैं आपको और बताता हूँ। आपको कोई भी चीज़ आए, उस चीज़ को फॉरवर्ड करें किसी आप एक्स्ट्रा डिवाइस के ऊपर। ये सबके लिए नहीं है, जो लोग बड़े ओहदों पे हैं या जो लोग ये समझते हैं कि उनकी जासूसी की जा सकती है, तो वो बड़े आराम से ये कर सकते हैं कि उनको जो भी कोई चीज़ लिंक की सूरत में किसी सूरत में आए तो उसको किसी और डिवाइस पे कहीं और भेज दें, किसी और अकाउंट पे उसको भेजें और वहाँ से उसको खोल कर चेक कर लें अगर आपको चेक करना ही है तो। वरना हर चीज़ आपको वैसे ही अवेलेबल होती है, आप सर्च कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको चेक करना है तो किसी और डिवाइस के ऊपर, किसी और अकाउंट के ऊपर कहीं और जाके आप ये ट्राई करें। अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, अपने ज़ाती अकाउंट्स के ऊपर इसको खोलेंगे तो ये इम्कान मौजूद रहेगा कि आपको हैक किया जा सकता है। नाज़रीन, प्यूटन पहुंचा भारत में उसका बड़ा इस्तकबाल हुआ, रेड कारपेट किस्म का। लेकिन भारत में आने के बाद प्यूटन ने वहाँ तालिबान की तारीफ़ की, जो एक बड़ी अजीब बात है। अफ़गान तालिबान की तारीफ़ की है प्यूटन ने भारत में बैठ के। उन्होंने कहा तालिबान क्लियरली कंट्रोल्स द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान में सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं और तालिबान की हुकूमत ने बहुत सारे इकदाम किए हैं, बहुत सारे एक्शन लिए हैं दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़, और वो कामयाबी से ये काम कर रहे हैं। तो ये प्यूटन का अफगानिस्तान के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट देना भारत में बैठ के पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें बड़ी मानी खेज हैं। देखिए, हमने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात कुछ बेहतर किए हैं और वो इस बुनियाद पे किए हैं कि हमने बहुत सारे उनके मफादात को सपोर्ट किया अमेरिका के, चाहे वो इसराइल का मामला हो, फ़लस्तीन का मामला हो, अफ़गानिस्तान का मामला हो, मादनियात का मामला हो, अमन के नोबेल प्राइज़ का मामला हो, जो भी है पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को। उसके जरिए से हमने अमेरिका के साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर किए हैं, मगर बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि जो खित्ता पाकिस्तान का है, जहाँ पे पाकिस्तान मौजूद है, उस खित्ते में तवाज़ुन पाकिस्तान बरकरार नहीं रख पाया, या पाकिस्तान का रिजीम जो मौजूदा है वो ये नहीं कर पाया और अच्छे ताल्लुकात बनाने में पाकिस्तान यहाँ पे कामयाब नहीं रहा। पाकिस्तान के चारों तरफ जो ममालिक हैं सवाए चाइना के, बाकी किसी के साथ पाकिस्तान के कोई अच्छे ताल्लुकात, मिसाली ताल्लुकात इस वक्त नहीं है। नाज़रीन, जज के बेटे का मामला आगे बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इस हवाले से खबर यह है कि इस्लामाबाद में ख़वातीन को कुचलने वाले छोटे जज साहब, यानी जज साहब का बेटा, उनके 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का पहला नतीजा सामने आ गया। हादसे में जाँ बहक होने वाली एक लड़की का ख़ानदान सुलह के लिए मान गया, ताहम दूसरे ख़ानदान को मनाने के लिए रात गए तक कोशिशें जारी हैं।
पूरे सिस्टम की भरपूर कोशिश है कि सुबह जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जेल जाने से बचा जा सके। ट्रैफिक हादसे में कमजोर तरीन दफात के तहत दर्ज FIR में 4 रोजा जिस्मानी रिमांड को सुलह के लिए वक्त देना ही समझा जाए। यानी अब आप समझ लेना, बड़े आदमी का बच्चा है और बड़ा आदमी वो जो इस वक्त सिस्टम को पसंद है और सिस्टम लेकर आया उन्हें, तो फिर ऐसे जज साहब की इस किस्म का कोई केस आ जाए तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ा गोल्डन चांस है एजेंसियों के लिए। अब इन जज साहब को कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इनके बेटे के नाम पे इन्हें जब चाहे ब्लैकमेल किया जा सकता है। जज साहब के बेटे के नाम के ऊपर ये मुद्दई अभी सुलह कर लेंगे, कल को ये किसी वक्त भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जनाब हम पे दबाव डालकर हम पे सुलह करवाई गई, उस वक्त हम वो सुलह नहीं करना चाहते थे, केस दोबारा रीओपन किया जाए। तो ये बड़ा मामला है जो हमेशा एक फंसा रहेगा और ये गले की हड्डी बना रहेगा। तो ये इस तरह का मामला तो हमेशा बड़ा सूट करता है पाकिस्तान के सिस्टम को कि किसी बंदे को काबू करना हो तो बड़ा आसान तरीका है।